नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर ने भी जेपी दलाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसद ने कहा कि कोई भी किसान अपनी मर्जी से नहीं मरता, किसानों के बारे में ऐसा बोलना तो दूर सोचना भी नहीं चाहिए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने भले ही अपने दिए गए बयान पर क्षमा याचना की हो, माफ़ी मांग ली हो, लेकिन उस बयान को लेकर अब न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी अच्छे खासे चुटकी ले रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के द्वारा उसी जगह, उसी समय, उसी स्थान पर आज एक प्रेस वार्ता की गई, जहां पर जेपी दलाल के द्वारा विवादित बयान दिया गया था। हालांकि जेपी दलाल के द्वारा कहा गया था कि जिस तरह से 200 किसान आंदोलन के दौरान मरे हैं, उनकी मौत स्वाभाविक सी बात है। उनका कहना था कि वो लोग स्वेच्छा से मरे हैं, अगर घर में रहते तो भी उनकी मौत होनी थी। हालांकि अपने बयान को उन्होंने साफ गोई से उसके बाद टाल भी दिया। देर शाम होते होते उन्होंने इस बयान पर माफ़ी भी मांगी और ये कहा था कि वो अक्सर किसानों के हितों की बात करते आए हैं, किसानों के साथ थे हैं और रहेंगे। लेकिन इस बयान पर अब चुटकी ली जा रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि किसानों के बारे में गलत बात कहना तो दूर, सोचना भी गलत है। ऐसे में किसान अन्नदाता हैं और अन्नदाताओं के हितों हकों की फिक्र सबको होनी चाहिए। जब चौधरी धर्मवीर सिंह से ये पूछा गया कि प्रदेश और केंद्र की सरकार जब ये दावा कर रही है कि वो किसानों के साथ है, तो आखिर जनप्रतिनिधि किसानों के बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं? तो चौधरी धर्मवीर सिंह का साफ तौर पर कहना था वो धरनों पर जाकर माहौल नहीं बिगड़वाना चाहते, क्योंकि उनके जाने के बाद किसान विरोध के स्वर मुखरित करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि किसानों की मांग कितनी जायज़ कितनी नाजायज़ है, तो वो साफ गोई से इस मुद्दे को टाल गए और ये कहा कि सभी को किसानों के हितों हकों की पैरवी करनी चाहिए। हालांकि न केवल SYL के मुद्दे पर उन्होंने प्रखर आवाज़ बुलंद की, बल्कि हांसी बुटाना लिंक नहर व कंडी डैम जैसे मामलों पर भी कहा कि उनका समाधान होना चाहिए। बहरहाल जिस तरह से देश प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रहे हैं, उस पर जेपी दलाल ने जिस तरह से बयान दिया था कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर कांग्रेस शासित राज्यों में घटा दिए जाते हैं तो हरियाणा में भी घटा दिए जाएंगे, तो इस बयान पर धर्मवीर सिंह ने ये तक कहा कि ये उनका निजी बयान है। पेट्रोल डीजल के दाम भले ही बढ़ रहे हों, अब इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन है, और इसी तरह का बयान जेपी दलाल के द्वारा भी दिया गया था। बहरहाल जेपी दलाल के बयान पर वार पलटवार शुरू हो चुका है और फिलहाल जिस तरह से न केवल कांग्रेस व दूसरे शासित दल इस मामले पर चुटकी ले रहे हैं, बल्कि सत्ताधारी दलों के नेताओं के द्वारा लगातार इस पूरे मामले पर चुटकी ली जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों की मौत का मजाक उड़ाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेपी दलाल पर कटाक्ष करते हुए कहा, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर गैर जिम्मेदारी भरा बयान देना शर्मनाक है। इसके साथ ही रोहतक में हुए गोलीकांड पर हुड्डा ने हादसे को दर्दनाक बताते हुए हरियाणा सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। ये प्रतिक्रिया, उसमें कोई भी व्यक्ति जुम्मेवार पद पे बैठा हो तो उसको जुम्मेवार से ही बात करनी चाहिए, ऐसा गैर जिम्मेवार बात नहीं करनी चाहिए। नाक वो हुआ है, और क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है प्रदेश में। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ प्रदेश में रही नहीं, मैं कई बार से कह रहा हूँ, ऐसा प्रतीत होता है। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान को लेकर के कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा के हर किसान के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। दुख की बात है कि भाई ऐसे लोग हैं सत्ता के नशे में, सत्ता के अहंकार में, इतने घमंड में ऐसे लोग हैं जो हमारे ऐसे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, ऐसे अपने खुद के देशवासियों पे उनका मजाक उड़ाने का जो काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि आज तक सत्ता के नशे में ऐसा कोई मैंने कार्य नहीं देखा किसी ने किया।
वहीं सिरसा पहुंची कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि किसान और सरकार के बीच जो गतिरोध बना हुआ है वो केवल सरकार की जिद के कारण है। जिस तरह से सरकार ने इन मुद्दों को संवेदनहीनता से लिया, उससे कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के काल में इस तरह के कानून को लाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के सरकार के किसानों को भड़काने के आरोप पर कहा कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और राहुल गांधी विपक्ष की अपनी भूमिका को निभाते हुए किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के खिलाफ सबसे पहले आवाज अगर किसी ने उठाई थी तो वो राहुल गांधी ने। गतिरोध सरकार की जिद के कारण बना हुआ है। सरकार ने ऐसा कार्य किया है जिसकी शायद देश किसान कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे कानून थोप दिए गए, और कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि बिना बात किए आपने किसी से भी, किसी संगठन से ऐसे कानून बना दिए। और आज जब ये गतिरोध बना है तो ये सरकार के कारण बना है। देखिए, कानून रद्द तो ये पहले ही करवा सकते थे ना। आज बात केवल इस्तीफे की नहीं है, बात ये है कि जब ये कानून बने या अध्यादेश आए तब आप कहाँ खड़े थे। असली बात तो ये है, आप किसानों के साथ हैं या सरकार के और अध्यादेश और सत्ता के साथ हैं। सवाल ये है, अब बाई इलेक्शन होगा, फिर से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, तो वो भी क्या हल होगा। अच्छा होता, ये लड़ाई होती है, ज़मीन पर भी होती है, सदन में भी होती है। लोगों ने जहाँ पर भेजा वहाँ पर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होता है, लोगों की आवाज़ को उठाना होता है। अपनी अपनी सोच, हमारी तो नेशनल पार्टी है, हम सदन में भी। वहीं विधानसभा में पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के विवादास्पद बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जेपी दलाल ने कृषि मंत्री होते हुए जो टिप्पणी की उससे किसानों का अपमान हुआ। उन्होंने आंदोलन में प्राणों का बलिदान देने वाले किसानों का अपमान किया, जो कि शर्मनाक है। जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए किसान और किसान के मुद्दों और किसान की जीवन की क्या उसका मूल्य वो रखते हैं। मेरे दिमाग में सारा भारतीय जनता पार्टी को जो बयान दिया है मंत्री जी ने, उसके लिए समस्त जगत से माफी मांगनी चाहिए। किसान जगत से, किसानों के सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करना, लोगों ने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, शहीदी दे दी, ठंड में मर गए, गोली मार ली, जहर खा लिया, मुद्दों को सपोर्ट करने के लिए आत्महत्याएं तक कर दी नौजवानों ने। ऐसे उनके बारे में, उनके बलिदान को इस प्रकार से ट्रीट करना, इस प्रकार से उनके बारे में बात करना बड़ी शर्मनाक बात है, जिसके लिए इस भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। गुरुग्राम के परशुराम वाटिका में आज वसंत महोत्सव का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह, मूलचंद शर्मा और बनवारी लाल ने शिरकत की। इसके अलावा पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और राव नरबीर सिंह भी इस कार्यक्रम में रहे। इस दौरान भगवान परशुराम के मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई और कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। तो फिर वहीं रणजीत सिंह ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसका एक बड़ा उदाहरण बिजली है। रणजीत सिंह के मुताबिक पिछली सरकारों के दौरान घाटे में चलने वाला बिजली विभाग आज 350 करोड़ रुपए के मुनाफे में है। हमारा डिपार्टमेंट पहले घाटे में था और आज हम 350 करोड़ प्रॉफिट में हैं। और मैं कह के जा रहा हूँ कि मिनिमम 1000 करोड़ रुपया फरवरी से फरवरी तक 31 मार्च से पहले हम प्रॉफिट में ला के छोड़ो 1000 करोड़ रुपया एडिशनल इनकम। ये जो करप्शन हो रही था वही तो पैसा निकल के आएगा। फतेहाबाद में किसान संगठन के आह्वान पे पुलवामा के शहीदों के लिए शहर में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें किसान संगठन के साथ शहर के समाज सेवी संगठन भी शामिल हुए। फतेहाबाद की जाट धर्मशाला से लेकर के लाल बत्ती चौक तक कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। किसान संगठनों ने नम आंखों से इन वीरों को याद किया। हरियाणा राजस्थान के सुनहेड़ा बॉर्डर पर मेवाती किसान मोर्चा का धरना 34वें दिन भी जारी है और किसान नेता अकबर जोधपुर ने यह कहा
जब तक कानून वापस नहीं होते हैं वो घर नहीं जाएंगे। अकबर ने बीजेपी के आरोपों को लेकर कहा कि धरने पर बैठे किराए के आदमी नहीं हैं, ये सभी किसान हैं। इनको भी समझ में आ गया है कि उनके फायदे और नुकसान का कानून में क्या है। यमुनानगर में सरस्वती महोत्सव की विधिवत शुरुआत हुई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सरस्वती महोत्सव की शुरुआत आज यमुनानगर के आदि बद्री से शुरू हुई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया पहुंचे। उनके साथ त्रिनिदाद व टोबैको के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल, उनकी धर्मपत्नी अनीता गोपाल, कुछ क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी भी साथ रहे। यमुनानगर आदि बद्री में 21 कुंडिया यज्ञ और मंत्रोच्चारण के बीच आदि बद्री में सरस्वती महोत्सव 2021 का शुभारंभ हुआ। इसके अलावा यमुनानगर के आदि बद्री बोधगम्य स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में वहां पर सरस्वती माता को फूल माला भी चढ़ाई गई और वहां पर सरस्वती की पूजा की गई। हरियाणा ने इस जो मुद्दा है पिछले 25 वर्षों से चल रहे इस मुद्दे को लेकर हरियाणा में सरस्वती बोर्ड बनाया गया है। हरियाणा हिमाचल सीमा पर डेबा बैराज का निर्माण किया जाएगा। रतनलाल कटारिया ने बताया कि हिमाचल से कुछ प्रक्रिया चल रही है जो शीघ्र पूरी हो जाएगी। 6000 साल पहले यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी जो गुजरात तक जाती थी, जिसके तथ्य भी मिले हैं। अब सरकार चाह रही है कि जल्दी से जल्दी जो सरस्वती नदी है वो प्रकट हो। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं खनन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि माइनिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत पुलिसकर्मियों के विभाग की तरफ से आई कार्ड बनाए जाएंगे जो चेकिंग के दौरान उनके गले में होना जरूरी होगा। प्रदेश में खनन माफिया और रेत माफिया लगातार सक्रिय हैं और एक तरफ जहां माफिया सक्रिय हैं तो वहीं दूसरी तरफ माइनिंग डिपार्टमेंट के बनकर कुछ पुलिसकर्मी उगाही की शिकायतें मिल रही हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, खनन मंत्री हैं। मंत्री जी, आप इस तरह की जो शिकायतें मिल रही हैं आपकी तरफ से क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है? इस तरह की हमें शिकायत कोई ना कोई मिलती रहती है कि जहाँ खनन माफिया कहेगी कि प्रकृति के सामने नीचे जब पहाड़ है, यमुना है, नदी है, नाले हैं, सब प्रकृति के नीचे हैं और हर आदमी का मन करता है यार पत्थर है, रोड़ी बजरी कर ले। पर क्या है कि रोकना हमारा काम भी है ना भाई, चोरी रोकना, इस तरह का वो रोकना सरकार का, हम सबका धर्म है। लेकिन आपने तो मंत्री जी माइनिंग डिपार्टमेंट में जो पुलिसकर्मियों का ट्रांसफ़र किया है उनकी जिम्मेदारी लगाई है। ऐसे में जो बाकी पुलिसकर्मी थाने या चौकी के वो खुद वहाँ पहुँच रहे हैं, उसके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? अब कई बार ये भी शिकायत मिलती है मैं इस तरह का भाई मैं माइनिंग से हूँ, माइनिंग में अब है नहीं, और उस तरह की बस जानकारी मिलती है जी माइनिंग का मुलाजिम था, माइनिंग पुलिस में था। इन सब बेकायदियों को रोकने के लिए हम जल्दी एक मीटिंग करेंगे और इस तरह से कि आई कार्ड इशू करेंगे जो मुलाजिम माइनिंग में है और उससे माइनिंग का ये आइडेंटिटी रहेगी भाई ये आदमी माइनिंग का है और माइनिंग में ये नौकरी करता है। माइनिंग मीन्स पुलिस के स्टाफ में, तो उससे ये रहेगा कि भाई आदमी कौन है, नंबर है, पता है, आदमी जानकारी। जब तक उसकी जानकारी कोई इस तरह की धोखाधड़ी ना हो, कोई इस तरह की बेकायदी ना हो, तो इस तरह से मीटिंग करके हम इस तरह की जो बार बार शिकायत आ रही है पुलिस का, कई बार वो नौकरी कहीं करता, माइनिंग में काम करता है, पता ही नहीं है वो माइनिंग का स्टाफ है, कहाँ का है। इस तरह के कुछ लोग हैं जो इस तरह की करें, इन सबको हम रोकने का हम काम करेंगे। तो क्या मान के चलें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक और माइनिंग डिपार्टमेंट में बेहद सख्त कदम उठाने जा रहे हैं आप? नहीं, आप ये मत कि भ्रष्टाचार, हमारा ये कहना है कि हमने सबको भ्रष्टाचार को जो 40 साल का जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वो हमने ख़त्म करा। हमारा ये कहना नहीं है, हमारा ये कहना है कि इस काम को साफ सुथरा बनाना हमारा काम है। पंचकुला के बरवाला चौक पे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया और इस मौके पर लोगों ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि महाराणा प्रताप का बलिदान देश के लिए गौरव की बात है। इस मौके पर 38 दलित परिवार जिन्हें सरकार के द्वारा घर दिए जाने के करीब
40 साल के बाद भी आवास नहीं मिल सका। उन्हें आवास से अवैध कब्जे हटवाकर उन्हें घर दिलाने का भी काम किया गया। 5 साल जो हैं ग्राम पंचायतें बने हुए हैं। इन 5 सालों के अंदर हमने हर ग्राम पंचायत के अंदर कम से कम 5 करोड़ रुपए का काम और कई पंचायतों के अंदर तो 15-20 करोड़ रुपए तक के काम हमने करवाए हैं। जो आज मैं समझता हूं कि बरवाला के सरपंच ने जो लिस्ट जारी की है 212 काम इस केले गांव के लिए जो किए हैं, मैं समझता हूं कि विकास की दृष्टि से जहां हमने शहर के अंदर विकास किया है वहां गाँव के अंदर भी कोई कमी छोड़ी नहीं है। तो मैं एक बार फिर सभी आए हुए सज्जनों का धन्यवाद करता हूं। कुछ बेघर लोगों को घर देने को लेकर के आज एक बहुत बड़ा अवसर है कि आज जो 1975 के अंदर कुछ हमारे जो दलित भाई हैं 108 लोगों के लिए यहाँ पर प्लॉट्स कार्व आउट किए गए थे, प्लॉट्स दिए गए थे, लेकिन उस समय उनको 70 लोगों को ही वो प्लॉट मिल पाए थे। कुछ लोगों का उसके ऊपर कब्जा था, लेकिन आज ग्राम पंचायत ने वो काम किया कि वो सारे की सारी ज़मीन खाली करा करके उन 38 ऐसे परिवारों को जो बहुत देर से उसका इंतज़ार कर रहे थे, आज हम उसको उनकी जो डिमार्केशन करा के उनकी जो समर्पित करने जा रहे हैं। ऐसे 38 परिवार ऐसे हैं जो लगभग मैं कहूँगा कि 45-40 साल से उनके बुजुर्गों के नाम से अलॉट हुए हैं। आज हम उनको सरपंच के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से उनको अलॉट करने जा रहे हैं। वहीं अंबाला की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सेक्टर 9 में बनी बावा विहार कॉलोनी में यह सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान कॉलोनी के लोगों ने मेयर के सामने अपने इलाके की समस्याओं को रखा और मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी सभी समस्याओं के जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने जब से पदभार संभाला है तभी से ही लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है और इसके साथ ही अंबाला के तमाम इलाकों में शहर की पहली महिला मेयर के सम्मान में समारोह का आयोजन भी हो रहा है। इसी कड़ी में अंबाला के सेक्टर 9 में बनी बावा विहार कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर शक्ति रानी शर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान इलाके के लोगों ने अपनी समस्याओं को मेयर के सामने रखा। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी समस्याओं को गहराई से जाना और मुद्दों को निगम की बैठक में रखकर उनका समाधान करने का वादा भी किया। मुझसे पहले वक्ताओं ने मुझे यहाँ की कुछ समस्याओं के बारे में भी बताया है। अभी मैंने ऑफिस संभाला है और आप लोगों की जो भी दिक्कतें हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, एक बार हाउस की मीटिंग हो जाएगी। उसके बाद बैठ के आपके सेक्रेटरी के साथ, प्रेसिडेंट के साथ बैठ के हम बात करेंगे और उसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है तो वो भी मैं आपसे मांगूंगी और उसका ज़रूर कोई ना कोई हल हम निकाल सकेंगे। बहुत अच्छा है कि आपका जो ये एरिया है निगम के अंदर आ गया है और इसको भी जैसे पूरे शहर को तवज्जो मिली है उसी तरह से इस एरिया को भी वो तवज्जो मिलेगी जो अभी तक इतने सालों से वंचित रहा। चाहे वो हाउस टैक्स का मामला है, चाहे वो सफाई का या निकासी का मामला है या ग्रिड का मामला है, तो मैं आपसे विमर्श करके आप लोगों की सलाह लेके उसको आगे कैसे बढ़ाऊंगी, मैं अपने ऑफिस में बात करके उसको मैं ज़रूर आगे लेके जाऊंगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। इस कॉलोनी में केंद्र से जुड़ी नौकरियों से रिटायर्ड कर्मचारी रहते हैं और सभी को नवनिर्वाचित मेयर से काफी उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी साफ कह दिया है कि अब अंबाला का सर्वांगीण विकास होकर रहेगा और अंबाला को प्रदेश का नंबर 1 शहर बनाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा। उधर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अहम फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिया है कि सभी कक्षाओं की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी और अब विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। यूनिवर्सिटी के फैसले को छात्र संगठन ने अपनी जीत बताया। दरअसल विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं ऑफलाइन करने का फैसला लिया था, जिसके चलते विभिन्न छात्र संगठन ने इसका विरोध किया। छात्र संगठन का कहना था कि जब विद्यार्थियों ने पढ़ाई ऑनलाइन की है तो परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए। ऐसे में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने फैसला बदलते हुए आदेश जारी कर दिया और सभी कक्षाओं की परीक्षाएं अब ऑनलाइन ही होंगी।
कोसली विधानसभा क्षेत्र में मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के आवास का घेराव करने के लिए गुरुग्राम कूच किया और कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार अनदेखी कर रही है। कार्यकर्ताओं के मुताबिक 12 महीने काम करवाने के बदले 10 महीने का ही वेतन दिया जा रहा है। दिसंबर के महीने की तनख्वाह सरकार ने अब तक नहीं दी है। कैथल में महिला ने आत्महत्या कर ली। विवाहिता की मौत पर परिजनों ने दहेज को लेकर के बार बार प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया, जिसके बाद 5 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि 4 साल पहले उसकी शादी बेगपुर गांव के एक युवक से हुई। परिजनों का आरोप है कि इन 4 सालों में लगातार उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता था और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चरखी दादरी के जिला उपायुक्त के आदेश पर एसडीएम वीरेंद्र सिंह और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त टीम ने भ्रूण लिंग की जांच करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। चरखी दादरी पुलिस ने भ्रूण की लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पीएनडीटी एक्ट के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल पुलिस व प्रशासन को खबर मिली थी कि चरखी दादरी में इन दिनों भ्रूण की लिंग जांच करवाने वाला एक गिरोह सक्रिय है। इसके बाद पुलिस कप्तान और साथ ही साथ यूँ कहिएगा कि उपायुक्त के ज़रिए एक टीम का गठन किया गया। टीम में एसडीएम के अलावा स्वास्थ्य महकमे के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी शामिल थे। टीम के द्वारा एक डिकोय यानी नकली ग्राहक तैयार किया गया। उसके बाद 80,000 रुपये में आदमपुर निवासी रवि के साथ सौदा हुआ। रवि गिरोह के सदस्यों के साथ झज्जर के एक निजी अस्पताल में इन लोगों को लेकर गया, जहां पर जांच करवाने के लिए एक महिला ग्राहक को भी अंदर ले जाया गया। इसके बाद जो चिकित्सक थी उसके बारे में जानकारी हासिल की गई। बहरहाल एक शख्स भागने में कामयाब हुआ तो 2 लोगों को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया। यानी एक बड़ी सफलता चरखी दादरी पुलिस प्रशासन की है कि किस तरह से भ्रूण के लिंग जांच का धंधा जोरों पर था और उसका यहाँ पर पर्दाफाश किया गया है। पीएनडीटी एक्ट के तहत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 1 की तलाश अभी जारी है। चरखी दादरी से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी व सहयोगी अनिल लहरी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। तो चलिए इसी के साथ 22 जुलाई 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।